पाकिस्तान जिसके खुद के हाथ खाली है, जिसका कटोरा खाली है और जो दुनिया के सामने बार बार कटोरा लेकर पहुंच जाता है, जो 25 बार आईएमएफ के सामने कटोरा रखकर भीख मांग चुका है, 25 बार आईएमएफ से जिसे लोन बन चुका है, एक ऐसा देश जो आईएमएफ से पैसे लेकर भी आतंकियों को खुश करता है, वो मुल्क ईरान और इस्राएल के महायुद्ध में चौधरी बनने चला था और पाकिस्तान एक बार फिर से पिटकर वापस लौटा है। लेकिन पाकिस्तान की फितरत है दगाबाजी और धोखेबाजी और इसलिए वो दुनिया भर में मशहूर है। इजराइल और ईरान की जंग में जहां एक तरफ दुनिया भर के बड़े देशों में तनाव है, तो वहीं पाकिस्तान धोखेबाजी की नई दास्तां लिख रहा है। ईरान इस भ्रम में है कि अगर जंग बढ़ी तो पाकिस्तान उसका साथ देगा, पाकिस्तान अपने न्यूक्स ईरान को देगा या पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक अटैक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिया था कि वो इजराइल को पलटवार में जवाब देगा और इजराइल जब उस पर हमला करेगा तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हथियार से हमला करेगा। यह बयान सामने आया और जब अमेरिका के कान में यह बात पड़ी कि उसके टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान मुंह खोलने लग गया है, बस पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई, पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई पाकिस्तान के। मुश्किल घड़ी में ईरान को वादा करके पाकिस्तान अमेरिका लंच करने तो पहुंच गया, लेकिन अमेरिका को खबर जैसे ही मिली कि वो ईरान को आश्वासन दे रहा है कि वो इजराइल को न्यूक कर देगा, पाकिस्तान में सब ठंडे पड़ गए। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका गए, इधर ईरान की टेंशन बढ़ी। ईरान इसलिए परेशान है क्योंकि पाकिस्तान ने उससे वादा किया था, ईरान ने भी इजराइल को संकेत दिए थे कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने के लिए तैयार है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चौधरी बनने के चक्कर में इजराइल को बैठे बिठाए और अमेरिका को बैठे बिठाए अपना दुश्मन बना लिया है। ईरान और पाकिस्तान भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच 990 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ईरान का साथ तो दे नहीं पाएगा, इजराइल से दुश्मनी और मोल ले ली, और अमेरिका मुनीर का क्या हाल करेगा यह पाकिस्तान को भी नहीं पता, क्योंकि इस जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि ईरान को बख्शा नहीं जाएगा और इजराइल के साथ मिलकर ईरान को करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका का संदेश साफ है, लेकिन पाकिस्तान अब उस बेपेंदी के लोटे की तरह हो चुका है जो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा है, अपने बात पर स्टैंड भी नहीं ले पा रहा है। पाकिस्तान किसका साथ देगा, अमेरिका का या फिर ईरान का? क्या ईरान का साथ देने की औकात पाकिस्तान की है? अगर अमेरिका ने बस एक बार कह दिया पाकिस्तान सिट डाउन, बस एक कमांड और पाकिस्तान सिट डाउन हो जाएगा और शटडाउन भी हो जाएगा, जो कि हो चुका है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली में आते हैं और कहते हैं कि हमें ईरान से और इजराइल की जंग से कोई वास्ता नहीं है, जबकि इससे पहले पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग वहां के टॉप लीडर्स ये आवाज उठा रहे थे कि अगर आज हमने ईरान के बारे में, आज हमने यमन के बारे में, आज हमने फिलिस्तीन हमास के बारे में कुछ नहीं बोला तो फिर बाकी के मुस्लिम देशों का यही हश्र होगा। वहीं ट्रंप ने सबसे ताजा बयान में कहा है कि मैं जो कुछ करने वाला हूं किसी को पता नहीं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। और अब पाकिस्तान बुरी तरीके से घेर चुका है। इस बीच इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है, साफ कर दिया है, ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के संबंधों को देखिए, जो इन दिनों 36 के आंकड़े से गुजर रहे थे, ऐसा हमेशा से नहीं था। पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश ईरान था। भौगोलिक रूप से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों 990 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान में सुन्नी समुदाय की आबादी ज्यादा है, जबकि ईरान एक शिया बहुल देश है, इसलिए नेचुरली दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों ही इस्लामी देश हैं, दोनों देशों में सीमा विवाद भी रहा है, दोनों एक दूसरे पर आतंकवादी गुटों को पनाह देने का आरोप लगाते हैं और
प्रॉक्सी वॉर के भी आरोप लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के मुद्दे पर चौधराहट दिखाकर करंट के उस तार को छेड़ दिया है, जिससे पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है कि वो अपनी मौत खुद मरेगा। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ हैं, कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ दवे हमारे साथ हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जीजी द्विवेदी सर के पास जा रहे। द्विवेदी सर, पाकिस्तान ने क्यों चौधरी बनने की कोशिश की और ये सेंटिमेंट क्या था या ये कदम क्या था, क्या स्ट्रैटेजी चल रहा था पाकिस्तान जो उसी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और पूरा पाकिस्तान का जो टॉप लीडरशिप है वो चीख चीख कर कह रहा है कि भाई हमने ईरान को कोई मदद नहीं दी है, ना देंगे, कसम खाते हैं, उठक बैठक करते हैं, कान पकड़ते हैं। इस तरह की स्थिति पाकिस्तान की हो गई है, वो भी बस कुछ चंद घंटों में। द्विवेदी सर। विवेक, आपने काफी इसके ऊपर बैकग्राउंड भी दिया है। देखो, पाकिस्तान जो है अपनी औकात नहीं जानता है। एक कटोरा लेके घूमता है, एक बेशर्म है, इनको कोई शर्म नहीं है। इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी अमेरिका इस्तेमाल करता है, कभी चीन इस्तेमाल करता है, तो इसको रेंटल स्टेट बोलते हैं। तो ये इनकी औकात है। तो ये आप गीदड़ बकरी भी देते हैं और साथ ही साथ इनका एक पहले से एक मंशा रही है कि हमने इस्लामिक दुनिया की जो है ये फ्लैग बेरर बनना चाहते हैं। तो बीच बीच में इनको ऐसे ही सपने आते हैं जो मंगेरी लाल के सपने लेते हैं। और अभी नए नए फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर, और उनको ये भी लगता है कि अभी आओ भगत भी हो रही है उधर उनकी अमेरिका में। पर ये असली पता नहीं है कि क्यों आओ भगत हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने इनको सीधा बताना है कि हमें आपकी बेसिस चाहिए और हम ईरान पर अगर आक्रमण करेंगे तो आप हमारा सहयोग देंगे। तो वो असलियत है। और इनको क्यों आईएमएफ की अभी $3.2 बिलियन जो एड मिली है, वो भी इसलिए मिली है कि आपने हमारी मदद करनी है। अभी विवेक, दो तीन बातें बहुत अहम है जी। सबसे पहले अमेरिका का भी इरादा बन रहा है कि वो युद्ध में कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि इजराइल ने काफी हद तक कमर तोड़ी है ईरान की। पर आखिर जो कहते हैं ना, लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाने के लिए ट्रंप सोचते हैं कि उनको आना पड़ेगा। इसके तीन चार बड़े संकेत हैं। उन्होंने 16 जून को एक वक्तव्य दिया था कि जो खमेनी है वो सरेंडर कर दे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पब्लिक जो है तेहरान में वो छोड़ दे शहर को, क्योंकि उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी है। उन्होंने अपने एयरफील्ड विमान जो है वो यूरोप में ले आए हैं। निमित्z जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर वो खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। काफी युद्ध पोत तैयार है। तो ऐसे लगता है कि किसी टाइम भी अभी ट्रंप जो है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का भी इस्तेमाल होना ही है, जो आपने आप बताया, जिक्र भी किया है। तो इसलिए उनको मेहमानबाजी हो रही है वॉशिंगटन में। पर असलियत यह है कि उसका पूरा फायदा ट्रंप उठाएंगे। और आखिरी बात यह है कि देखो, ईरान अगर अमेरिका आ जाता है युद्ध में तो ईरान की हार निश्चित है। वो इसको नहीं मुकाबला कर पाएगा। उसके साथ क्या होगा कि एक पूरा तस्वीर जो है वो वेस्ट एशिया की बदलेगी और एक नया कार्यक्रम शुरू होगा और नया वैश्विक एक क्रम भी साथ ही साथ बदलेगा। तो अभी देखना है कि किस समय ट्रंप मैदान में आते हैं। वो तैयार हैं, पर यही है कि थोड़ा समय क्या अभी निश्चित नहीं है। पर एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि बहुत जल्दी ही ईरान की तस्वीर बदलने वाली है और ये जो रीजन वेस्ट एशिया है इसका एक नया रूप आके खड़ा होगा। जी, मैं देवनाथ सर के पास जा रहा हूं। देवनाथ सर, क्या मजबूरी रहेगी पाकिस्तान की, या पाकिस्तान ने सोचा कि भाई अब तो अमेरिका के साथ लंच हो रहा है, अब तो भैया हमें डायरेक्ट लंच में इनवाइट किया जा रहा है, तो हम भी अब अमेरिका के बाद अब हम ही पावरफुल मुल्क हैं? देवनाथ सर। विवेक, हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग इलीट है उनको आम जनता का जब भी सपोर्ट चाहिए होता है तो वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि आम जनता धोखे में आ जाए और उनको सपोर्ट करना शुरू कर दे, तालियां बजाना शुरू कर दे। तो पाकिस्तान ने जब स्टेटमेंट दिया कि वो ईरान को सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान की जो अवाम है उन्होंने तालियां बजाई। अब जैसे ही ये
खबर फैली कि पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि अगर ईरान के ऊपर इजराइल ने न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर नियुक्त कर हमला देगा कर जी। देगा। हाँ। ये खबर फैलते ही पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत तालियां बजी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये खबर मिलते ही सबसे पहले तो इजराइल ने पाकिस्तान को गुड़की दी, और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के कान मरोड़े, और तुरंत पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उनको मजबूरी में दौड़ दौड़ के आना पड़ा एक्स पर, पहले जो ट्विटर होता था, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा नहीं है और पाकिस्तान ने ऐसा कोई कमिटमेंट ईरान को नहीं दिया है कि हम भी इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है हड़बड़ी में है, उसको समझ नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट में बैठ रहा है। लेकिन फिलहाल इतना डर गए हैं अमेरिका की घुड़की के बाद हाँ। या लंच के बाद कि अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर ट्विटर पर लिख दिया है कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, न्यूक इजराइल, ऐसी कोई बात नहीं की थी जी। नहीं, लेकिन ये तो या तो ये गलतफहमी के गुब्बारे में इतनी हीलियम भर दी कि ऐसे आसमान में पहुंच गए जहां से सच्चाई से कोसों दूर हो गए। सिद्धार्थ जी, आपको क्या लगता है, ये मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की कवायद, और उसके बाद फिर औकात पता चली कि भाई हम तो आकंठ अमेरिका कर्ज में डूबे हुए हैं, हम 30 साल से उनके लिए गंदे काम कर रहे हैं, अब अगर सिर उठाए तो उठाए कैसे? देखिए, पाकिस्तान का जो क्रिएशन है वो हुआ था इसी बेस पे कि जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम्स और हिंदू साथ में नहीं रह सकते, अलग राष्ट्र चाहिए। और पाकिस्तान उस समय ऐसा दिख रहा था, लग रहा था कि चैंपियन ऑफ उम्मा है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा अबाउट ऑपरेशन ब्लैक सितंबर। ये जॉर्डन में हुआ था, 1970 का वाकया है, और इसको अच्छा। लीड करने वाले कौन थे उस समय? थे ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो बाद में बिल्कुल, हाँ। जाके उस देश के पाकिस्तान के नापाकिस्तान के वो जनरल भी बनते हैं। तो ये पहला वाकया नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि चाहे वो बांग्लादेश हो, बांग्लादेश में जिस तरह से अट्रॉसिटीज हुई है मुसलमानों पे, चाहे वो सपोर्ट टू यूएस अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो तभी भी जो था उन्होंने मुसलमानों पे अफगानिस्तान में उस पर अटैक किया था। या फिर रिसेंट अगर हम देखें तो कुछ समय पहले की ही बात है, जब सऊदी अरेबिया ने कहा था कि हेल्प करने के लिए यमन में, तभी भी जो है यमन कॉन्फ्लिक्ट में 2015 की बात है, तभी भी मिलिट्री एड देने से, सपोर्ट करने से पाकिस्तान ने मना कर दिया। कुल मिला के ये दर्शकों को जानना आवश्यक है कि जो उम्मा की बात करते हैं वो एक सिर्फ एक मिथ है, सिर्फ एक मिथ्या है। अदरवाइज डॉलर्स पे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कोई भी नाच आप उनको नचाएंगे वो नाच लेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज दैट व्हेन इट कम्स टू डॉलर्स, व्हेन इट कम्स टू यूएस, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके पीछे की हमने हिस्टोरिकल पार्श्वभूमि का भी बताई है। अब यहाँ पे बात आती है कि यूएस का क्या इंटेंट है। यूएस इज वेरी क्लियर, वो ईरान के पास जो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन है वो उसको किसी भी हालत में रोकना चाहता है। और इसीलिए जब इसराइल ने अटैक किया, और इसराइल ने अटैक कहाँ कहाँ पे किया, इसराइल ने जो उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहीं पे अटैक किया, और बार बार अटैक किया है। तो जो बंकर बॉम्ब्स हैं उसको बार बार इसलिए अटैक कर रहा है ताकि वो अभी आईएईए जो है वो भी जाके मॉनिटर कर रही हैं, बता रही हैं। बट इन एनी केस यूएस इजराइल वुड नॉट वांट एंड शैल इंश्योर दैट ईरान डज नॉट गेट एनी वे क्लोजर टू गेटिंग अ न्यूक्लियर आर्सेनल। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अगर किसी ने कुछ कहा तो या तो अति उत्साह में कहा, या फिर आवाम को खुश करने के लिए कहा, या कोई स्ट्रैटेजी के तहत कहा, या हवा में कोई बयान दे दिया ऐसे ही कि हम न्यूक कर देंगे या फिर ईरान को सपोर्ट कर देंगे। नहीं, देखिए, ये तो पार्लियामेंट में नकार दिया गया ना। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ही उनके एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा नहीं, था कि सर, वो तो अमेरिका से लात पड़ी इसलिए नकारा गया, नहीं तो नेशनल असेंबली में ही सपोर्ट की बात कही गई थी। राइट। तो ये कुल मिला के यही होता है कि अब विश्व में क्या हो रहा है, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो बीच में मलेशिया के महातिर मोहम्मद थे, अब तो वो साइडलाइन हो चुके हैं, किंतु मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की, ये ऐसे देश हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड में अभी चौधरी बनना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो खलीफेट जो एक स्टेटस है वो एक पाकिस्तान मुसलमानों का एक ईमानदार जो है ऐसा मुल्क कौन बने, तो उसमें उनकी होड़ लगी हुई है।
और इसी में हम देखते हैं कि मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान, ये सारे के सारे उस होड़ में शामिल है। अच्छा, वास्तविकता जो है वो अरब कंट्रीज को पता चल चुकी है। I2U2 की जो एक अलायंस चर्चा में आया था, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई जुड़े हुए हैं, तो वो एक अलग तरह से अलायंस चल रहा है। अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें काफी हद तक जो है एक पीस डील हो चुकी है बिटवीन इजराइल एंड द अरब वर्ल्ड। तो अरब वर्ल्ड को भी पता चल चुका है कि उनका जो तेल है, ऑयल रिजर्व्स है, वो कितना चलेंगे। सो दे हैव आल्सो रिकंसाइल्ड विद द फैक्ट दैट इफ दे वांट टू कोएग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, तो वो एक इस्लामिक एजेंडा के साथ नहीं, बल्कि एक मॉडर्न कोएग्जिस्टेंस के साथ चलना होगा। और इसलिए उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, यूरोपियन वर्ल्ड के साथ और यूएस के साथ जो है एक अंडरस्टैंडिंग के तहत उन्होंने समझौता किया हुआ है। पाकिस्तान जो है वो इस बात को समझ नहीं रहा है, और जो इसकी जो चौधराहट है, इट माइट गेट सैंडविच्ड बिटवीन जिसको किस तरह से कहेंगे कि दोनों फोर्सेस की तरफ से वो पिस भी सकता है। उसकी स्थिति जो है इस वक्त बहुत नाजुक मुझे लग रही है। जी चक्रपाणी सर, आपको क्या लगता है, आपका टेक क्या है? पाकिस्तान ने हवा में तो कोई बयान नहीं दिया होगा, कुछ तो कुछ स्ट्रैटेजी रही होगी। सबसे पहले विवेक जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत। देखिए, जो अभी अभी बोला गया है, दुबे जी ने बिल्कुल सही बोला है। पाकिस्तान जो है हीरा मंडी है, जो सबसे ज्यादा डॉलर देगा वो उसके पास पहुंच जाएगा। और हीरा मंडी के लिए जरूरी है कि ग्राहक मतलब धनी खुश रखना है। धनी कौन है इस बार? अभी तो सिर्फ एक ही धनी है, वो है यूएस, क्योंकि यूएस ने पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन दिलाया, वर्ल्ड बैंक से लोन दिला रहा है जी, ठीक है, वो उसको क्रिप्टो करेंसी में ला रहा है, और किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान चाहता है कि बलूचिस्तान को फ्री ना किया जाए। इसीलिए वो कहता है आप हमारी सुई के गैस फील्ड ले लीजिए, आप रिकोडेक में आ जाइए, आप सैंडेक में आ जाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, हम सब तैयार हैं। तो ये पाकिस्तान को तो करना ही है। वो एक अपनी जगह है धनी को खुश करना, लेकिन पाकिस्तान को जिस गली में रहता है, हीरा मंडी जिस गली में, उसके वहां के भी लोगों को खुश रखना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक आध शगुफा छोड़ देते हैं और फिर सॉरी बोलने के लिए फटाफट तैयार हो जाते हैं। यही किया है यहाँ पे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता क्या है? हम कहते हैं हमारे सामने 3.5 फ्रंट की वॉर है, पाकिस्तान, चाइना, अब बांग्लादेश, और एक हमारा अंदर का फ्रंट। पाकिस्तान पे तो फ्रंट ही फ्रंट है। उसके पास ईरान से उसकी लड़ाई है, उनके ईरान के साथ उसने मिसाइल्स के आदान प्रदान कर रखे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान तो है ही, चाइना उससे खुश नहीं है क्योंकि ग्वादर में उसका प्रोग्रेस नहीं हो रही, सी पे खुश नहीं, आगे नहीं चल रहा, और इंडिया तो है ही। उसके साथ साथ उसके अंदर देखिए, बलूचिस्तान में आग लगी है। बलूचिस्तान में, जैसा अभी के प्रोग्राम में मैंने कहा है, कि पाकिस्तान का कोई भी जर्नल दिन दहाड़े बलूचिस्तान में अकेला खड़ा होके या फौज के साथ खड़ा होके चाय नहीं पी सकता। टीटीपी का एरिया जो है वहां पे भी यही हालत है। उधर सिंध में और पाकिस्तान, सिंध में, पंजाब में आग लगी हुई है, क्योंकि सिंध का जो पानी है वो पंजाब खा रहा है इन द नेम ऑफ ग्रीन पाकिस्तान, और चोलिस्तान में वो पानी लाने के लिए। वहां ऊपर और चलिए आप, अगर आप देखते हैं तो वो उनके हिसाब से आजाद कश्मीर, वहां खुद आजाद कश्मीर में चाहते हैं कि हिंदुस्तान से मिल जाए। तो उनके पास फ्रंट की कमी है। बस एक बचा था, वो है इमरान खान और उसकी पार्टी। इमरान खान और उसकी पार्टी कभी ना कभी हमेशा वो अपना ऐलान कर देते हैं, आज एक महाजलसा होगा, और पाकिस्तान की आवाम जो है खुश हो जाती है, उधर आर्मी की नींद खराब हो जाती है। तो ये तो उसके सामने हालात हैं। इस हालात में अगर पाकिस्तान को बैलेंस करना है तो उसके पास और कोई तरीका है नहीं कि एक जगह वो यस सर 3 बैग्स फुल, और सिट पाकिस्तान तो पाकिस्तान सिट, स्टैंड पाकिस्तान तो पाकिस्तान स्टैंड। और यहाँ पे वो कह देता है कि सर जरा आप हमारी बातों पे ध्यान ना दें, हम ना अपने आवाम को खुश कर रहे हैं। लेकिन ये तीसरी चीज इसमें बहुत अहम है, और वो है इस्लामिक बॉम्ब। इस्लामिक बॉम्ब का जो शगुफा शुरू किया था भुट्टो ने एक जमाने में, उसने कहा हम घास खाएंगे लेकिन इस्लामिक बॉम्ब हम क्रिएट करेंगे।
इसलिए कि हम प्योर पाकिस्तान हैं, हम इस्लामिक उम्मा के लीडर बनना चाहते हैं। यही चीज ईरान ने की और अपने आप को वो इस्लामिक बॉम्ब करने की कोशिश में है। जी। इजराइल ने ऑफर किया था हिंदुस्तान को कि हम ये इस्लामिक बॉम्ब को खत्म कर देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया था। इजराइल ने कोशिश की थी ईरान में, ये मत भूलिएगा कई साल पहले वो स्टुकनेस्ट नाम का एक वायरस छोड़ा था जो सारे के सारे सेंट्रीफ्यूजेस को इफेक्ट किया था और ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था वो काफी साल तक खराब हो गया, डिले हो गया था। अब ईरान वापस उस लेवल पे पहुंच रहा है जहां पे उसके पास एनरिचमेंट 60% तक पहुंच गया है। इस 60% को 90% में ले जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 हफ्ते। इसीलिए इसराइल को पता है कि वो या तो जिंदा रहे या मरे, तो मरेगा क्या ना क्या, उसने अटैक किया, उसके बाद और कोई चारा नहीं था। ये मत भूलिए ईरान रोज ये कहता घूमता है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, नष्टो नाबूद कर देंगे। तो इजराइल के पास तो कोई चारा था नहीं। इजराइल के पास जो बॉम्ब है, जो कुछ है, ये देखिए एग्जैक्टली वही किया है जो ऑप सिंदूर में हमने किया। हमारे बॉम्ब ऑप सिंदूर में भी आप देखिएगा, हमने उनके किराना हिल्स के एंट्रेंसेस पे हिट किया, एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से अंदर थोड़ा बहुत कुक ऑफ होता है, अंदर कंटेमिनेट हो जाता है। वो फैसिलिटी आपको हजारों साल तक इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ये जो न्यूक्लियर जो ये अपना कहते घूमते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होली में दिवाली में मारने के लिए नहीं है, हमने इसको खत्म कर दिया। एग्जैक्टली यही चीज कर रहा है वहां पे। लेकिन फेडोर वाला इधर तो इजराइल के पीएम ने कह दिया कि ईरान के बाद नंबर पाकिस्तान का है। बिल्कुल, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। क्योंकि देखिए हमें पता है कि इजराइल पाकिस्तान के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वॉरेंट्स हैं, ठीक है। अभी किराना हिल्स में और यहाँ पे कितने खत्म हुए हमें नहीं पता, लेकिन उसके पास एनरिचमेंट फैसिलिटी बची है, वो बरकरार है। इसको निकालना है और इसके लिए इजराइल जो जरूरी होगा वो करेगा। और इस बार मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान इसमें पूरी तरह से मदद करेगा, क्योंकि हमारे लिए भी ये जिंदगी और मौत का सवाल बना रहेगा जब तक कि हम ये इस्लामिक बॉम्ब की प्रॉब्लम खत्म ना कर दें। और ये सिर्फ हमारे इस्लामिक बॉम्ब की प्रॉब्लम तो पैदा ही नहीं होती है। अमेरिका का डबल स्टैंड देखिए। अब मैं तो कभी कभी बहुत हैरान हो जाता हूं, चक्रपाणी जी, द्विवेदी सर, देवनाथ सर और सिद्धार्थ सर, हैरान इसलिए हो जाता हूं कि 81 में जब इंडिया और इजराइल ने पाकिस्तान को रोकने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और भारत के एयरबेस से पाकिस्तान की न्यूक साइट्स को जो है वो स्ट्राइक करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, तब जाकर सीआईए ने अपना मुंह खोल दिया और सीआईए के मुंह खोलने की वजह से परमाणु शक्ति बन गया पाकिस्तान, एक एटॉमिक पावर बन गया। अगर उस दिन 81, 82 में हमने उसको न्यूक कर दिया, हमने उसको माफ की जगह हमने उसको अगर स्ट्राइक कर दिया होता, इजराइल ने कहा था बस आप अपना आपको बेस इस्तेमाल करने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेस देना है, हम जाकर स्ट्राइक करके वापस आएंगे, दैट्स इट, ओवर। और ये उसी दिन खत्म हो जाता। उसके बाद ना वो पाव किलो वाली धमकी आती, ना वो ये धमकी आती कि हमने 1.5 किलो 2 किलो के बॉम्ब बना रखे और हमारे बॉम्ब को चौक चौराहों पर सजाने के लिए नहीं है। सारे नेताओं के मुंह बंद थे। लेकिन इसके ऊपर देखिए, चेरी ऑन द टॉप, अमेरिका इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड वाला मुल्क है कि उसने जो है वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आगे बढ़ने दिया और सीआईए ने अपना मुंह खोल दिया कि भारत और इजराइल जो है बड़े स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद ये प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा। और आज वही अमेरिका चीख कर कह रहा है कि भाई ईरान परमाणु बम बना लेगा तो बड़ा खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे खाक खतरा हो जाएगा। टीटीपी और तालिबान परमाणु बम के पास बैठे हुए पाकिस्तान में, जिस दिन पाकिस्तान की सेना डाउन हुई उस दिन टीटीपी के पास और तालिबान के पास परमाणु बम हो गए। उस दिन अमेरिका अपनी खैर बनाई कि अमेरिका क्या होगा उस दिन, क्योंकि अलकायदा अपना बदला भूलेगा नहीं। और अलकायदा के जो ऑपरेटिव्स हैं वो आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये वह डंके की चोट पर भारत कहता रहा है, लेकिन नहीं, अमेरिका जो है वो अपने प्रोपेगेंडा, सीआईए को अपने हिसाब से मिडिल ईस्ट को चलाना है, जो एशिया उसको चलाना है, अपने हिसाब से फैसले करने हैं।
उसको पाकिस्तान के अंदर के न्यूक्स नहीं दिख रहे हैं, ईरान के अंदर के न्यूक्स दिख रहे हैं। ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का इससे बेहतरीन उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। चक्रपाणी जी कुछ कहना चाह रहे हो उसका, द्विवेदी से और बाकी मेहमान के पास आ रहा हूं। चक्रपाणी जी। अच्छा विवेक जी, देखिए 1980s में अमेरिका के लिए यूएसएसआर को के ऊपर हावी होना था, इसलिए उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स खड़े किए थे दो जगह, जर्मनी और पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान में, क्योंकि उसके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसने ये किया था। अब यूएसएसआर नहीं रहा है, अब उसको पाकिस्तान की उतनी जरूरत नहीं है, फिर भी उसके टैक्टिकल वेपन्स वही रहे, वो निकले नहीं। और आज भी हैं। और खबर तो सर, खबर तो यही चली ना, जब रहीम यार खान और नूर खान एयरबेस पर, जब कैराना हिल्स पर जब अटैक हुआ, तो खबर तो यही निकली कि यूएस के एटॉमिक एसेट्स हिट हुए हैं। इसके बाद अमेरिका जो है बहुत घबरा सा गया और रातों रात वो पहले तो कह रहा था, अच्छा अमेरिका पहले कह रहा था कि वो पाकिस्तान और भारत का मामला है, हमें से कोई लेना देना नहीं, दोनों समझदार मुल्क है, दोनों सुलझा लेंगे। 4 घंटे में मूड कैसे चेंज हो गया? मूड ऐसे चेंज हो गया जैसे चक्रपाणी जी कह रहे हैं। मैं द्विवेदी सर के पास आ रहा हूं। द्विवेदी सर, पाकिस्तान का इसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान को अमेरिका यूज करने के बाद क्या करेगा? क्योंकि अगर उसने इसराइल को धमकी दी और इसराइल ने पाकिस्तान को क्लियर कहा है कि ईरान के बाद अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान का होने ही वाला है, आने ही वाला है, तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के लॉन्ग टर्म प्लान को नेतन्याहू ने 10 साल पहले डिकोड कर दिया है? देखो विवेक, सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा देश है, हमें अपना इतना समय उसके ऊपर लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो कहते हैं वजूद है कि उस पर हमें इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। पर क्योंकि आप डिबेट कर रहे हैं तो इसलिए हम शामिल हैं। तो इसमें आपकी जो सवाल पूछे हैं उसमें 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 1981 में क्यों सीआई ने खबर दी? क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो ये सीधा ही अमेरिका के ब्लॉक में चला गया। ये सीओटो का पार्टनर था, सेंटो का पार्टनर था। तो जब 1971 की लड़ाई हुई और मैंने वो लड़ाई लड़ी बांग्लादेश में, तो उस टाइम अमेरिका ने 7th फ्लीट भी भेजा, क्योंकि ये उसका एलाई था, उसका पार्टनर था। और दूसरी बात है कि जब अफगानिस्तान उन्होंने रशिया को भगाया तो पूरी मदद की पाकिस्तान ने, तो इसलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल होता रहता है। इसको टॉयलेट पेपर बोलते हैं, इसका इस्तेमाल सभी करते हैं। तो ये इनका एक तकिया कलाम कह सकते हैं कि इनको टॉयलेट पेपर बोलते हैं। दूसरा यह है कि चाइना, क्योंकि मैं चाइना में डिफेंस अटैची रह चुका हूँ, काफ़ी समय उनको देखता हूँ, तो चाइना ने पूरा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान का एज ए प्रॉक्सी। देखो पाकिस्तान जो है वो चाइना का सबसे फ्रंट लाइन सोल्जर है भारत के विरुद्ध, इंडिया के विरुद्ध। और उन्होंने पूरा इसको जितने भी वेपन सिस्टम, अभी सिंदूर में भी देखा आपने, ऑपरेशन सिंदूर में J-10 है, J-17 है, वो सारे जो एयरक्राफ्ट हैं, के शिप्स हैं, वो सारे चाइना के हैं। तो इसलिए वहां भी रेंटल ये स्टेट का काम करता है। बहुत जल्दी इन्होंने गिरवी रख देना है गवादर पोर्ट को, जैसे श्रीलंका ने रखा है। तो ये देश एक गिरवी देश है। और तीसरी बात ये है कि देखिए अभी इनको ये पाकिस्तान की जो जनरल हैं, इनकी एक कहावत है, ये पहले जब कूदते हैं फिर सोचते हैं, और यही इनकी है, एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये पहले बोल देते हैं, फिर ये मुंह में इनको खानी पड़ती है। तो ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है और ये बदल नहीं सकती है। जो आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अभी जिस प्रकार पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन कर रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही एक अहम बात है, क्योंकि ये इजराइल का और ईरान का तो चलेगा, पर इसमें हमें इतनी डायरेक्टली हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। पर हमारा इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है कि किस प्रकार पाकिस्तान और चीन, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया, ये सारे कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, किस प्रकार चीन ने हमारे अंदर पूरी साउथ एशिया में घुस गया। वो नेपाल में घुसा हुआ है, बांग्लादेश में है ही, म्यांमार में है, पाकिस्तान में है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अहम बात है। और आखिरी बात में यही कहूंगा कि देखिए आजकल की दुनिया में कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है। जिसका इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट से काम करता है। आज इस्लामिक वर्ल्ड है वो बटी हुई है। देखिए 78 में इजिप्ट ने कैंप डेविड साइन किया, 1994 में जॉर्डन ने ट्रीटी साइन की, अभी अब्राहम अकॉर्ड हुआ। तो कोई भी देश जो है वो किसी के साथ नहीं है, ये मौके की बात है।
और अमेरिका को इसलिए माना गया है। देखिए किस तरह ये इसकी फौज बेइज्जती होकर बाहर निकली। मुझे याद है कि जनरल क्रिस किस प्रकार वो 15 अगस्त को वहां से भागे, क्योंकि इन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संधि की। ये ट्रंप की ये मतलब यहाँ तो अक्लमंदी कहिए या बेवकूफी कहिए। तो आखिर में यही पॉइंट है कि देखिए पाकिस्तान जो है ये खेलेगा जो इसको खिलाएगा, जो इसको काम देगा, और ये किसी का नहीं है। इसका अंत क्या होना है, ये टूटेगा एक दिन। ये टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा सर। मुझे लगता है कि इसका जरूर टूटेगा। ये टूटने देखिए समय की बात है, टूटने वाला ही मामला है और टूटकर ही इसका जो है जो अंत की जो शुरुआत होगी। एक सर आपने कहा कि भाई पाकिस्तान पर चूंकि आप डिबेट कर रहे हैं, वैसे पाकिस्तान से बहुत लेना देना है नहीं और डिबेट कर रहे हैं इसलिए आप अपनी बात रख रहे हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट सर द्विवेदी सर, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। सर 18 साल में आतंक से निपटने का खर्च 550% तक बढ़ गया था। मैं आपको थोड़ी पुरानी रिपोर्ट मिली है, 2020 तक की रिपोर्ट मिली है, और हमारी इकोनॉमी को 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ सर। ये सर और ये हम ब्लीड बहुत दिनों से कर रहे हैं सर। अगर हम ये ब्लीड नहीं कर रहे होते JNK में सर, तो हम आज दुनिया की 3rd या 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी होते, 3rd तो होते ही होते सर। तो ये हमारे लिए एक ऐसे कैंसर की तरह जिसको निपटना, जिसको खत्म करना। अभी ऑप सिंदूर में कितना पैसा डाला सर हमने, हमारे ब्रह्मोस डाले हमने, हमारे फाइटर जेट्स हमने लगाए, हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, हमने कई मिसाइल फायर किए, ड्रोन फायर किए। तो ये सर इसको ऐसे नहीं जाने देना होगा सर। ये इसको जब इनको अमेरिका और बाकी कंट्री से लात पड़ेगी फिर इससे हिसाब बराबर होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हो उसके बाद सिद्धार्थ जी और यूके देवनाथ जी के पास जा रहा हूं। विवेक, मैंने 3 टेन्योर किए हैं जो JNK में। लास्ट में ब्रिगेड कमांडर था बारामूला में। जी सर, जी सर। उस समय ही, क्योंकि आप तो मतलब हम तो वहां रहे हैं, 9 साल JNK में बिताए हैं। तो पॉइंट यह है कि मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि देखो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। हमारी क्या स्ट्रेटजी है कि भाई वहां से मेहमान आ रहे हैं, ये आतंकी, हम उनको यहाँ तो LOC पर उनका स्वागत करते हैं या अंदर करते हैं, पर जहां उसकी जड़ें थी वो हमने नहीं उसको देखा कि कहाँ से ये सांप निकल रहे। तो ये हमारी एक मैं कहता हूँ कि प्रॉक्सी वॉर लड़ने की हमारी एक कमी थी। और ये अभी देखिए बालाकोट हुआ, उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जैसे बताया था कि जो घास जो है उसको बार काटना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान ऐसा घास है जिसको बार बार काटना पड़ेगा, क्योंकि ये हटेगा नहीं। आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि 1990 में ये प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई, हमारे 48,000 लोग मारे गए हैं, 5,000 सैनिक मारे गए हैं, और ये हमें बहुत इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। तो हमारी प्रॉक्सी वॉर डॉक्ट्रिन होनी चाहिए विवेक, और डॉक्ट्रिन यही है कि उसके अंदर जाके जहां से सांप निकल रहे हैं वहां उनको मारो। हाँ नहीं, वो ट्रीटमेंट अब शुरू हो गया सर, वो ट्रीटमेंट अब शुरू हो गया है। घाटी में पर्यटन भी बढ़ने लग गया है। अभी शुरू हो गया है। तो अभी इसको हमें छोड़ना नहीं है। अभी ये इंजेक्शन बार बार लगाना है, केमोथेरेपी करनी है, सर्जरी करनी है। ये बिल्कुल ठीक बात है, यही हमारी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए विवेक जी। ठीक है, मैं सिद्धार्थ जी के पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि ईरान का युद्ध क्या पाकिस्तान की तरफ टर्न लेने वाला है बकौल नेतन्याहू। या नेतन्याहू ने, जो सवाल मैंने द्विवेदी सर से पूछा कि क्या अगले 10 साल का कोई प्लान उन्होंने एक तरह से जोश में आकर रिवील कर दिया। सर्टेनली विवेक जी, देखिए जो राष्ट्र की नीतियां होती हैं वो ऐसा नहीं होता है कि वो जस्ट एक स्नैप ऑफ उसमें लिया जाता है। IWT इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखने का निर्णय जो है वो 23 अप्रैल 9:15 बजे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री जी ने हम सबको सुनाया। लेकिन इसके पीछे की जो तैयारी है, इसके पीछे की जो कवायद है, इसके पीछे की जो प्रिपरेशन है वो 2016 से शुरू हो चुकी है। बहरहाल एक प्रश्न जो आपने पहले किया था जनरल द्विवेदी सर से, और वो था अमेरिका का एक हमेशा से एक ये रहा है कि वो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर क्रिएट करता है। उसने तालिबान को भी क्रिएट किया, अलकायदा को भी क्रिएट किया। हमारे दर्शक सर, सिद्धार्थ सर, हमारे दर्शक इसको भस्मासुर के नाम से ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। हाँ नहीं, मैं थोड़ा सनातन उसमें नहीं जाना चाह रहा था, बट ठीक है, भस्मासुर भी एक असुर है। तो ऐसे असुर को वो क्रिएट करता है, और उसके बाद वो किया था कि USSR के सामने एक फोर्स क्रिएट हो, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो, और उसमें उसको मदद की पाकिस्तान ने।
किंतु आगे चलकर यही जो भस्मासुर है, असुर है, वो अब अपने क्रिएटर जो है यूएस को सामने वो आ गया। आगे जाके मैं समझता हूं पाकिस्तान की भी वही स्थिति होने वाली है। जी। पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किया पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल और उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में। AQ खान कहते हैं डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया और वहां से उनको क्लैंडस्टाइनली सपोर्ट मिला है, किंतु कहीं ना कहीं पे अमेरिका की, यूएस की एक उसके सर पे हाथ हमेशा से रहा ही है। और जैसे बताया गया पहले भी, जनरल साहब ने बताया कि किस जी। तरह से 1947 के बाद उसने, पाकिस्तान ने अपना अलायंस जो है वो यूएस के साथ कर लिया था और इस तरह से उसके सर पे उसकी परस्ती रही है। किंतु अब जो है, जैसा कि हिलेरी क्लिंटन कह रही थी कि इफ यू ब्रीड स्नेक्स इन योर बैकयार्ड्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू नॉट टू हार्म यू। तो इसी तरह से जो टेररिस्ट या इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन जिनका क्रिएशन किया गया था अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, अब वही पाकिस्तान को भी हार्म कर रहे हैं। इसी तरह से आगे चलकर, क्योंकि पाकिस्तान भी एक ऐसा राष्ट्र है, ऐसी उनकी नीति है, वो किसी का सगा नहीं है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो चाइना के साथ मिलकर या चाइना के सुर में आकर वो वापस जो है ये एक अमेरिका के लिए भी खतरा बन सकता है। और इसके प्रूफ भी आए हैं किस तरह से ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया। सबको पता है कि ओसामा बिन बिल्कुल। लादेन जो है एक सेफ हेवन उसका पाकिस्तान में ही एबोटाबाद में पाया गया। हाँ। कुल मिला के पाकिस्तान जो है आने वाले वर्षों में डेफिनेटली इसका पूरा गेम प्लान हो चुका है। इसके 4 भाग इसके कटने और बंटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इजराइल तो बस मौके की तलाश में है। जब ऑप सिंदूर चल रहा था तभी भी यही चर्चा हो रही थी, यही विचार हो रहा था कि कहीं पे एक कुछ गलती करे और इजराइल जो है वुड पाउंस ऑन पाकिस्तान। बहरहाल जिस तरह के ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमने उनकी जो न्यू फैसिलिटीज हैं उसको किस तरह से जो है पूरे के पूरे कंट्रोल्ड मैनर में, प्रिसाइज्ड मैनर में जो है उनके दरवाजों को, उनके जो डोर्स हैं केव्स के, उसको बंद कर दिया है। आगे जाकर भी जो भी कुछ बचा कुचा उसका जो सिस्टम अभी बाकी है उसको जी। भी मैं समझता हूं कि इजराइल के पास वो ताकत भी है और भारत वक्त आने पे उसको सपोर्ट भी करेगा इस प्रोसेस में कि जो जो इस्लामिक बॉम्ब कहते हैं ना, सो कॉल्ड वो इस्लामिक इस बॉम्ब, यस। विश्व से उसको हमें नदारद करना ही होगा। जी। मैं जल्दी से देवनाथ सर के पास आ रहा हूँ, चक्रपाणी सर आपके पास आ रहा हूँ। अब अमेरिका के सामने क्वेश्चन क्या होगा सर? अमेरिका भी ये नहीं है कि भाई या तो हो सकता है पहले कुछ प्लानिंग कर रखी हो, क्योंकि कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो 2 लाडलों में से चुनना पड़ेगा, या पाकिस्तान को चुन ले या इसराइल को चुन ले, क्योंकि इसराइल ने कसम खा ली है ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। देवनाथ सर। जहां तक अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हैं। उनकी अपनी अपनी स्वार्थता इसके पीछे है। अमेरिका इजराइल को हमेशा कंट्रोल में रखेगा कि इजराइल कोई भी पाकिस्तान विरोधी कार्रवाई ना करे। फिलहाल अमेरिका तो यही चाहेगा कि अगर जरूरत पड़े ईरान पर अमेरिकन नेवी या एयरफोर्स को इस्तेमाल करने की, तो फिलहाल अगले हफ्ते तक या अगले 5-10-15 दिन में पाकिस्तान जो है यूएस की एयरफोर्स को पाकिस्तान के एयर बेसिस से ऑपरेट करने की इजाजत दे। तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अमेरिका पाकिस्तान को नाखुश नहीं करेगा। फिलहाल अमेरिका पाकिस्तान को अपने साथ रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि इजराइल नहीं, के लेकिन विरुद्ध क्यों ईरान मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये। या तो यूएसएसआर के समय में एक इंपॉर्टेंसी थी, या चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल फ्यूचर में अमेरिका कर सकता है, लेकिन उसके पास मिस्र में है, जॉर्डन में है, कुवैत में है, कतर में है, सऊदी में है, यूएई में है, इराक में है, बहरीन में है, परमानेंट बेसिस हैं सर। इतने बेस 19 तो टोटल हैं, 9 परमानेंट बेस हैं, 10 टेम्पररी बेस भी हैं जिसके लोकेशंस का जिक्र मैंने अभी नहीं किया। फिर पाकिस्तान क्यों? या तो पाकिस्तान की जरूरत चाइना के प्रोस्पेक्ट से लॉन्ग टर्म में अमेरिका देख रहा हो। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हवाई हमला करना है, अगर करना है अमेरिका को, तो अब वो चाहेंगे कि ईरान के ऊपर हवाई हमला चारों दिशा से हो, 8 दिशा से हो। तो अगर यूएस एयरफोर्स हमला करती है ईरान के ऊपर, तो किस दिशा से करेगी? इराक से करेगी बेशक, कुवैत, अबू धाबी, कतर से करेगी बेशक, इंडियन ओशन से और अरब सागर से हमला करेगी ईरान के ऊपर बेशक। लेकिन ईरान की जो पीठ है
बैक साइड है वो है पाकिस्तान। तो अमेरिका डेफिनेटली चाहेगा कि पाकिस्तान से भी यूएस एयरफोर्स ऑपरेट करे। कम से कम इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए वो पहले भी कर चुके हैं। अमेरिका के जो SR-71 या U-2 है वो पाकिस्तान से उड़कर स्पाइंग करते रहे हैं। जहां तक आपने बहुत अच्छी बात की कि चाइना, देखिए अफगानिस्तान को गपचियाने के लिए दुनिया में अभी दो देशों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। चीन भी चाह रहा है कि इससे पहले कि अमेरिका अफगानिस्तान को गपचिया जाए, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले आए, चीन वहां छलांग मारना पड़ता है। और अमेरिका जो है इसी चीन की मूव को काउंटर करने के लिए चीन से पहले अमेरिका अफगानिस्तान को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है। उसके लिए पाकिस्तान बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका से जितनी बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, वो सब कराची में ऑफलोड होकर बाई रोड जाता है अफगानिस्तान। और इसी तरह से जो अमेरिका से हवाई जहाज आते हैं, चाहे C-17 हो या C-5A स्टार लिफ्टर हो, वो आकर लैंड करते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट में और वहां से आगे जाते हैं उससे अच्छी सर पाकिस्तान से अच्छी डील तो अफगानिस्तान में मिल जाएगी उनको। पाकिस्तान से अच्छी डील अफगानिस्तान में मिल जाएगी। अफगानिस्तान तालिबान के साथ अमेरिका बातचीत भी कर रहा है और अफगानिस्तान चाइना से ज्यादा क्लोज है, मतलब डिस्टेंस वाइज। हाँ, मैं सी रोड की बात कर रहा हूं। देखिए हवाई जहाज के रास्ते से अगर अमेरिका अगर हवाई जहाज के रास्ते से काबुल जाना चाहता है, काबुल कहता है आ जाओ, लेकिन ईरान के ऊपर से उड़ के वो काबुल नहीं पहुंच सकते। उनको अगर पहुंचना है तो पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करके उनको काबुल में लैंड करना पड़ेगा। लेकिन हवाई जहाज में जो भी इक्विपमेंट उनको भेजना है, मशीनरी, मैं बुलडोजर, एक्सकेवेटर्स, इन सब की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान में जब भेजना है वो हवाई जहाज से जाना मुश्किल है, तो वो आएंगे पानी के जहाज से अमेरिका से। और तो आप कह रहे हैं चाइना के प्रोस्पेक्ट से अमेरिका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम ईरान के प्रोस्पेक्ट से बात करें, मुंह पर बैठे हैं सर, ये मैं लोकेशंस देख रहा हूं, नेवी, एयरफोर्स सब ईरान के मुंह पर ऐसे करके बैठे हुए हैं कि अमेरिका ने यस करा, बस यस, घुस जाएंगे सबके सब। इतने बेसेस ईरान के जस्ट मुंह पे, ओमान में, कतर में, UAE में बेस ही बेस है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूरा घेर के रखा हुआ है। चक्रपाणी जी के पास जा रहा हूं। चक्रपाणी जी, दो लाडले आपस में भिड़े, फिर क्या होगा? इजराइल वर्सेस पाकिस्तान, और ये होगा एक दिन। मैं सिद्धार्थ सर इसके बाद आ रहा हूं जी, जल्दी चक्रपाणी जी। पाकिस्तान का होगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो ये है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान उसके बराबर नहीं है। और इसीलिए देखिए आप, पाकिस्तान नहीं, अमेरिका बलूचिस्तान पे काम कर रहा है। वो बलूचिस्तान को करेगा इंडिपेंडेंट। आपने बिल्कुल सही पकड़ा था। आपको याद होगा मैंने कहा था ये रैड पीटर्स मैप के बारे में। रैड पीटर मैप कोई भी गूगल कर ले, उसको दिखाई देगा उसमें कि ये लॉन्ग टर्म अमेरिका का प्रोजेक्ट है और बाई पार्टिसान है कि हम पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान होगा, और वो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट खत्म। अगर पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट खत्म तो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के लिए, ये बलूचों का लिए गोल्डन मौका है कि अब वो अपने आप को बोले कि आप आ जाए, जैकोबाबाद में अपना बेस बनाए। ग्वादर पोर्ट हम आपको देते हैं। जो देवनाथ जी कह रहे थे बिल्कुल सही, ग्वादर पोर्ट जो है कराची पोर्ट से बहुत अच्छा है। वहां से उसका चीन ने वैसे ही बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से वो सीपे की रोड बना दी है। वेरी गुड, बल्ले बल्ले। तो चीन की रोड इस्तेमाल करें, चीन के खिलाफ इस्तेमाल करें, वो पहुंच जाएंगे काबुल भी और पहुंच जाएंगे ईरान भी। अगर उसको रशिया पे निगाह रखनी है तो बलूचिस्तान से करेंगे, चीन के ऊपर तो निगाह रखी जाएगी। और आपने चीन के जो मंसूबे हैं वो सारे के सारे खत्म कर दिए। जो उसको मलाक्का स्ट्रेट से निकलना था, नहीं निकल पाएगा। उसको अपना ओवरसीज कमांड बनाना था, नहीं हो सकता। $60 बिलियन डुबाने थे, डुबा चुका। तो उसने चीन को हर तरीके से मार देगा बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करते हुए। जी सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सिद्धार्थ जी। जी विवेक जी, एक्चुअली मैं वही कहना चाह रहा था जो कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी ने कहा। अब कि जब ये दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है इजराइल और पाकिस्तान का, इट्स लाइक कंपेयरिंग चॉक एंड चीज, बिकॉज पाकिस्तान, जैसे जनरल द्विवेदी ने बताया कि इट्स अ टॉयलेट पेपर, उसका इस्तेमाल जो है वो उसका इस्तेमाल ही है। और जहां तक अमेरिका और इजराइल के रिलेशनशिप है वो एक अलग लेवल पे हैं। मेरे ख्याल से कोई भी दो देश इतने क्लोज नहीं हो सकते जितने इजराइल और अमेरिका हैं।
तो अगर जैसे आपने प्रश्न किया था कि अगर चुनना हुआ पाकिस्तान और इजराइल में से, तो 1000 बार नहीं, 1000 नहीं, पता नहीं कितनी बार पाकिस्तान की बजाय यूएस का सबसे क्लोजेस्ट अलाई इस पृथ्वी पे अगर है तो वो सॉरी, इजराइल का कोई क्लोजेस्ट अलाई इस पृथ्वी पे है तो वो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ये कंपैरिजन करना ही मेरे ख्याल से बेमानी है। और आने वाले वक्त में जी। जब ईरान का न्यूक्लियर जो भी प्रोजेक्ट है उसको जब समाप्त कर लिया जाएगा, उसके बाद सेकंड टर्न जो है वो पाकिस्तान ही है। इसकी शुरुआत ऑप सिंदूर में हो चुकी है, उनके जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जी। कार्यवाही शुरू हो चुकी है। उसको अंतिम पथ पर ले जाना, अंतिम पग पर ले जाने का कार्य जो है, जब ईरान का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद बारी जो है वो इजराइल, यूएस, भारत, जी। ये सब मिलके पाकिस्तान का ही इलाज करने वाला। कहीं सीआईए सेकंड प्लान पर काम ना कर रहा हो कि भाई ये जो शहबाज शरीफ और फील्ड आसिम मुनीर, फील्ड उनको फील्ड मार्शल ही बनाया गया अभी शायद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हटाओ। फील्ड मार्शल, जी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ फील्ड मार्शल, हाँ, फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको हटाओ और इमरान खान को बाहर लेकर आओ, जिससे कि अब सेकंड फेज की शुरुआत हो सके। ये बड़े ईरान को ईरान धमकी दे रहे हैं, ये अब इनकी धमकी इनकी पॉकेट में डालो और इनको जेल में डालो उठाकर। शायद यही समझाने के लिए बुलाया होगा। वहां पर अभी बड़े लंच में पुचकारते हुए नजर आ रहे थे। अंदर खाने क्या बात हुई होगी इस पर भी बात करेंगे। द्विवेदी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं देवनाथ सर, चक्रवाणी जी आपके पास आ रहा हूं। देखो, एक बात हम भूल रहे हैं कि जो जूश लॉबी है अमेरिका में वो बहुत स्ट्रांग है और उनका बहुत होल्ड है अमेरिका की। जब मैं अभी हार्वर्ड में प्रोग्राम कर रहा था, मैंने खुद देखा कि किस प्रकार जूश लॉबी जो है वो पॉलिसीज कंट्रोल करती है अमेरिका की। तो इसलिए ये हमें नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान की तो कोई डायस्पोरा ही नहीं है उधर। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा, अमेरिका जो है ये बहुत ट्रांजैक्शनल है। आप देखो कि 4 साल इमरान खान को टेलीफोन कॉल नहीं मिली, यही ट्रम्प थे उधर। तो क्या है कि वो तो जब मौका होता है तो इसको वो गले लगा लेते हैं, जब मौका होता है तो इसको लात मारते हैं। ये अमेरिका की पॉलिसी है। और तीसरी बात ये समझने वाली बात है कि देखो, आजकल की दुनिया में बहुत एक एजाइल पॉलिसी चाहिए, कोई किसी के साथ नहीं है। अभी हम ही देखो, हम एससीओ में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, क्वाड में भी हैं। तो हर एक देश है, मल्टीपल आजकल अलायंसेस में है। तो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सका नहीं है। जैसे आपका इंटरेस्ट होता है आप मिल जाते हैं। ये जैसे आईपीएल और जब T20 का मैच है, कोई पता नहीं को किसके साथ कौन खेल रहा है। विवेक, बिल्कुल ये बात तो सर, ऑप सिंदूर के बाद तो मेरा चश्मा थोड़ा सा और साफ हो गया। ऑप सिंदूर के बाद मैंने जब जो डिप्लोमेसी पूरी दुनिया की देखी और जियोपॉलिटिकल सिनारियो देखा, उसमें लगा कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा टूल है। और अगर आज चाइना अमेरिका को आंख दिखा रहा है, चाहे वो टैरिफ के मामले में हो, चाहे वो नेवल पावर के मामले में हो, चाहे वो एयरफोर्स के मामले में हो, तो वो आत्मनिर्भरता उसकी सबसे बड़ी कुंजी है, मैन्युफैक्चरिंग पावर। तब जाकर वो अमेरिका के इक्विवेलेंट खड़ा हो पाया। अगर हमने भी 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले ये प्रोसेस शुरू कर दिया होता मास लेवल पर, तो शायद हम भी आज सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत पहले बन चुके होते। इतना वक्त इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं चक्रवाणी सर के लिए खास क्वेश्चन है मेरे पास, जल्दी से चाहूंगा उसका आंसर दें। चक्रवाणी सर, हिंदी फिल्मों में कई बार हमने ऐसे सीन देखे हैं कि गली नुक्कड़ का एक नेता जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर और धमकी देता है और कहता है कि मामला सुलझा दो वरना देख लेना। पुलिस वाले अधिकारी कहते हैं कि भाई इनको नाश्ता वाश्ता कराओ, जरा गेट वेट बंद कर दो और बैठ के बातचीत करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गेट खुलता है और उसके बाद नेता के हाव भाव बदल जाते हैं और बड़ा नॉर्मल सा हो जाता है। तो क्या ये मुनीर साहब की पाकिस्तान की ऐसी हजामत हुई है क्या, मजम्मत, ये ईरान को धमकी देने, इजराइल को धमकी देने के बाद? इसमें कोई शक नहीं है। मुनीर साहब को बुलाए, मुनीर साहब देखिए ना, पहले वो अफवाह उड़ी थी कि वो जा रहे हैं परेड में। उन्होंने उनको, देखिए अमेरिका जो है, जो जनरल कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल द्विवेदी, अमेरिका है बिल्कुल ट्रांजैक्शनल। उसने जानबूझ के वो अफवाह उड़ाई होगी कि हम मुनीर को बुला रहे हैं, और अफवाह उड़ती रही, हम सब खुश रहे। यहाँ पे हमारे वो हाफ फ्रंट तो बहुत खुश था, और वहां जैसे वो पहुंचे मुनीर साहब, उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया ईरान के ऊपर। अब मुनीर साहब ना मुंह खोल सकते हैं भाई, या वो गले में मछली की हड्डी फंसी हुई है, ना निकली जाए ना निकाली जाए। और वहां पे उनको अब लंच के लिए बुलाया, बाहर शोशागिरी कर दी, ताली वाली बजा ली,
अब कमरे के अंदर जाके उन्होंने उनकी धुनाई की होगी 100%, और ऐसी बढ़िया धुनाई की होगी कि उनको मालूम नहीं पड़ा कि कहाँ हमें मार पड़ी है और कहाँ हमें प्यार से कुछ कहा गया है, और उनको एक स्क्रिप्ट दे दी जाएगी। अब वापस आके वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अब स्क्रिप्ट देखिएगा, बिल्कुल साफ साफ बोलेंगे हम अमेरिका के साथ हैं, हमारे अमेरिका के साथ कोई समस्या नहीं है, और पहला कदम अब पाकिस्तान ने उठा लिया है। किसी और देश ने ईरान के साथ अपना बॉर्डर बंद नहीं किया है, सिर्फ पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद किया है। क्यों? वही है, आपने जो कहा मुल्ला मुनीर की हो गई है, जरा कुंडी लगाई, जरा कमरा बंद कीजिए, जरा बात करें इनसे। तो वही, और उसके बाद पूरा पाकिस्तान का पूरा टॉप लीडरशिप एक सुर में कहने लगा कि नहीं नहीं हमने ऐसा कहा ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, हमने ऐसा कहा नहीं, आप कहां में फंसा रहे हैं, आप हमारा नाम घसीट रहे हैं, आप जानबूझ के हमको पिटवाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप ये। इस तरह के लेवल में आ गया पाकिस्तान। और अब क्या, अब तो काटो तो खून नहीं, अब तो कह दिया। उसके बाद अब पड़ी, जब उधर से झाड़ लात पड़ी, उसके बाद तो समझ में आया कि भाई यह तो गलती हो गई। अब तो अमेरिका कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब अमेरिका में देखिए, वो CIA के जहन में कहीं ना कहीं ये होगा कि आने वाले फ्यूचर में इनकी भी ये जो उम्मा का कॉन्सेप्ट तो ये पाकिस्तान पे भी लागू होता है ना, तो इनका भी ट्रैक उधर ही मुड़ेगा। और वो ट्रैक मुड़े उससे पहले नेतन्याहू ने पोल पट्टी खोल दी कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान का हलक सूख रहा है कि भाई क्या पाकिस्तान का अगला नंबर है तो इजराइल का एजेंडा तो नहीं होगा, इजराइल अमेरिका कॉमन एजेंडा होगा, क्योंकि बगैर अमेरिका की परमिशन के इजराइल कुछ करता नहीं है। तो ये हो गया है खेला, और इसी बात में है अब पाकिस्तान में बहुत बड़ा झमेला। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आप सबका धन्यवाद, दर्शकों आपका भी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।